है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बारिश से थर्राया इजराइल। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी इजरायली आवाम। मुसलमानों को लेकर असम हुकूमत का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा जुमे की नमाज का ब्रेक। जेपीसी की दूसरी बैठक में हुआ हंगामा, मुस्लिम तंजीमों ने की वक्फ बिल की मुखालफत। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला टला, 4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जामिया के प्रोफेसर को CRSI मेडल 2025 के लिए चुना गया। प्रोफेसर तौकीर अहमद को CRSI का मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस से तालमेल का फैसला नहीं था आसान। भोपाल में लौटेगी बेगमों के दौर की रिवायत, मस्जिद में नमाज अदा करेंगी ख्वातीन। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक, कंगना बोली सेंसर बोर्ड वालों को मिल रही धमकियां। पीएम ने किया जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह, कहा ख्वातीन की हिफाजत के लिए सख्त कानून मौजूद। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को करीब 11 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इजरायली फौज अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आती दिखाई दे रही है। उधर ईरान की हमले की धमकी से घबराए इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ऐसे वक्त में हमला किया है जब उसने हमले के बारे में सोचा भी नहीं था। लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल के गैलीली साइट पर रॉकेटों की बौछार कर दी, जिससे इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह घबरा गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का जुर्मों वाला चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी इजरायली फौज के आका अपने जाती मफाद को तरजीह देते हुए अपनी फौज को मुसलसल मरने के लिए भेज रहा है। इधर लेबनान ने भी इजराइल पर हमला करके इजरायली पीएम नेतन्याहू के होश बेसाख्ता कर दिए हैं और उसने इसी बदहोशी में एक इतना बड़ा फैसला कर लिया कि उसको दुनिया भर के साथ साथ अपने खुद के लोगों से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली फौज ने लेबनान के हमले की जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान की तरफ से वेस्ट गैलीली में तकरीबन 40 रॉकेटों की बारिश की गई, जिससे कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि नेतन्याहू ने हमेशा से ही अपने आयरन डोम की झूठी तारीफ की है और हमेशा अपने झूठे वादों से अपनी खुद की आवाम को भी धोखा देते आया है। हालांकि लेबनान के इस हमले के जवाब में इजरायली फौज ने लेबनान की लॉन्चिंग साइट पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी नाकाम ही नजर आई। इधर पागलपन की सारी हदें पार करते हुए नेतन्याहू ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अब उसकी खुद की आवाम उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इतना ही नहीं, उसके कैबिनेट के वजीर योव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच की दरार इससे मजीद बढ़ गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला कर लिया कि वो गजा में बंद कैदियों को नहीं छुड़ाएगा, बल्कि उसकी अव्वलीन तरजीह फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली फौज को तैनात करना है। गैलेंट ने इस फैसले की मुखालफत की है, लेकिन फिर भी अपनी झूठी जीत के नशे में डूबे नेतन्याहू को अपने जाती मफाद के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। इस सबसे तो ये साफ तौर पर वाज़ेह हो गया है कि अपनी झूठी बातों और झूठे दावों से दुनिया को गुमराह करने वाला नेतन्याहू अपने पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है और हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के अपनी कुर्सी छोड़ने का वक्त बहुत करीब है। तो वहीं असम हुकूमत ने मुसलमानों को लेकर फिर एक बड़ा फैसला किया है। रियासत में हिमंता बिस्वा शर्मा की हुकूमत ने सेशन के दौरान जुमे के दिन मुस्लिम मेंबरान को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। बताते चलें कि असम हुकूमत के फैसले की वजह से असम असेंबली में मुस्लिम अरकान को अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह फैसला असम असेंबली के स्पीकर विश्वजीत डेमरी की तरफ से मुनक्कदा मीटिंग में लिया गया है। हुकूमत ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इससे असेंबली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जुमे को भी कार्रवाई आम दिनों की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने असेंबली में 2 घंटे का वक्फा खत्म करके प्रोडक्टिविटी को तरजीह दी है और नौ आबादियाती बोझ का एक और निशान खत्म कर दिया है। मालूमात के मुताबिक ये रिवाज मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने 1937 में शुरू किया था। इसको खत्म करने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं इस तारीखी फैसले के लिए स्पीकर विश्वजीत डेमरी और हमारे MLA का शुक्रगुजार हूँ। वक्त तरमीमी बिल को लेकर कल जेपीसी की दूसरी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। इसमें मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बिल की मुखालफत की। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों के रुकन और बीजेपी लीडरान के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जुमे को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि जेपीसी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हुआ। बता दें कि मीटिंग में जोरदार और गर्मा गर्म बहस के दरमियान केजरीवाल के जेल में होने का भी जिक्र हुआ। इजलास में अफगानिस्तान और मुत्तहदा हिंदुस्तान के साथ साथ बिल का भी जिक्र किया गया। हुकूमती रवैये से नाराज अपोजिशन अरकान ने इजलास का बॉयकॉट किया। साथ ही मुस्लिम तंजीमों ने बिल की मुखालफत करते हुए इसे अपनी मजहबी मामलात में मदाखलत करार दिया। मालूमात के मुताबिक जेपीसी की अगली मीटिंग अब 5 और 6 सितम्बर को बुलाई गई है। जराये की माने तो मीटिंग में बीजेपी की मेंबरान पार्लियामेंट
पार्लियामेंट ने अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट पर इल्जामात लगाए हैं उन्हें बोलने की इजाजत न देने पर, जबकि अपोजिशन ने बीजेपी पर मनमानी का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिलीप सायका और आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली संजय सिंह के दरमियान भी गर्मागर्म बहस हुई। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एसआई सर्वे की सुनवाई टल गई है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। अंजुमन इंतफाजा मस्जिद कमेटी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एएसआई के मुकम्मल सर्वे के लिए दायर दरख्वास्त पर दलाइल दिए। अंजुमन इंतफाजिया के वकीलों का कहना है कि ज्ञानवापी कम्प्लेक्स का पूरा एएसआई सर्वे पहले ही हो चुका है और इस पर अदालत में हलफनामा भी दाखिल किया गया है, जिसमें एएसआई ने खुदाई किए बगैर मुकम्मल सर्वे करने का वादा किया था। इसलिए अब किसी नए एएसआई सर्वे की जरूरत नहीं है और दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। अदालत ने बहस जारी रखते हुए अगली समाअत की तारीख 4 सितंबर मुकर्रर कर दी है। ये केस 1991 से अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है, जिसमें मिल्कियती हुकूक हासिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। गैर मुस्लिम लोग कदीम भगवान विश्वेश्वर का इसको मंदिर बताते हैं और इसमें पूजा करने का हक मांगते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट के हुक्म पर विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी कम्प्लेक्स के मुकम्मल एएसआई सर्वे का मुतालबा किया था। हालांकि एक और मामले में गुज़िश्ता साल डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म पर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का एएसआई सर्वे कराया गया था, लेकिन इस दौरान वजूखाना, बंद कोठरियों और गुंबद के नीचे के इलाके का सर्वे नहीं हो सका था। अदालत ने खुदाई किए बगैर सर्वे का हुक्म दिया था। तो वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर तौकीर अहमद को साल 2025 के लिए CRSI ब्रोंज मेडल के लिए चुना गया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि यह अवार्ड ऑफिसर तौकीर को केमिस्ट्री में उनकी शानदार तहकीक की शराकत पर दिया जाएगा। खासतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए जदीद नैनो मटेरियल तैयार करने पर उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। 3 से 5 जुलाई को उन्हें 2025 के दौरान IIT गांधीनगर में मुनक़िद होने वाले 35वें CRSI यानी कि नेशनल केमिस्ट्री सिंपोजियम में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, जहाँ वो एक टॉक में भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 को लेकर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बना ली है, लेकिन इसको लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। 10 साल बाद होने वाले इंतखाबात के ऐलान के बाद ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के इलाकाई जमात यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया था, जिसे बाहमी शराकतदार समझा जाता है। जहां एक तरफ इस हवाले से सियासत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का फैसला आसान नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात कांग्रेस के साथ इस नुक्ता नज़र से हाथ मिलाना कोई बड़ा फैसला नहीं था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत सी ऐसी सीटें छोड़नी पड़ेंगी जो NC आसानी से जीत सकती है। यानी कि उनका कहना था कि जिन सीटों पर वो आसानी से जीत हासिल कर सकते थे उन्होंने उसको भी छोड़ा है। पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हुकूक की बाजियाबी एक इज्तिमाई जंग है। भोपाल में ख्वातीन की नमाज के लिए मस्जिद जाने का इंतजाम जो कभी रिवायत था, एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल ये निज़ाम सिर्फ जुमे की नमाज के लिए है, लेकिन बाद में इसे दूसरे दिनों के लिए भी शुरू किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि इस जुमे को होने वाली नमाज जुमा शहर के ख्वातीन के लिए खास होगी। बनी मस्जिद नजम में होने वाली नमाज जुमे में ख्वातीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। भोपाल के इलाके ईदगाह में ये मस्जिद है। मस्जिद की इंतजामी कमेटी से वाबस्ता लोगों का कहना है कि यहाँ नमाज पढ़ने आने वाली ख्वातीन के लिए पर्दे के साथ अलहदा फर्श पर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके वजू वगैरह के इंतजाम भी किए गए हैं, ये भी अलग से बनाया गया है। गौरतलब है कि मस्जिद नजम में नमाज जुमे का खुतबा दोपहर 1 बजे शुरू होता है। यहाँ आने वाली ख्वातीन भी अलहदा फ्लोर पर खुतबा सुन सकेंगी। इसके साथ ही वो इसमें शिरकत कर सकेंगी और इमाम की पढ़ाई जाने वाली नमाज में ही बाजमात नमाज अदा कर सकेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इसमें मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल भी शामिल रहे। मोदी ने अपने खिताब में कहा, आज ख्वातीन के खिलाफ मजालिम और बच्चों की हिफाजत मुआशरे की संगीन तशवीश है। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में कई सख्त कवानीन बनाए गए हैं। 2019 में हुकूमत ने फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालत कायम की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर का इंतजाम किया गया है। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल सिर्फ एक इदारे का सफ़र नहीं है, ये हिंदुस्तान के आइन और आइनी इक़दार का सफ़र है। ये हिंदुस्तान का जमहूरियत के तौर पर मज़ीद पुख्ता होने का सफ़र है। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी अदलिया पर एतमाद नहीं किया। बता दें कि ज़िला अदालतों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट इसका इंतज़ाम कर रही है, यानी कि इसकी मेज़बानी कर रही है। 2 रोज़ा तवील कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की
जिले अदालतों के 800 से ज्यादा शुरा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 5 सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज अदालतों की बुनियादी ढांचे और इंसानी वसाइल को बढ़ने के तरीके तलाश करने पर बातचीत की जाएगी। प्रोग्राम के दूसरे दिन केस को हैंडल करने और ज़ेरे इल्तिवा में कमी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके लिए केस मैनेजमेंट पर एक सेशन का इनेकाद भी किया जाएगा। बता दें कि 1 अगस्त को प्रोग्राम के इख्तिताम पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तकरीर होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के परचम और निशान की नकाब कुशाई भी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की 8वीं खातून जज हिमा कोहली रिटायर हो गई हैं। 30 अगस्त को उनकी फेयरवेल सेरेमनी थी। इस मौके पर उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से एक गुजारिश की है। जस्टिस कोहली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के बाद 1 सितंबर को रिटायर होने वाली हैं, यानी कि वो कल रिटायर हो जाएंगी। जस्टिस कोहली 40 साल तक कानूनी पेशे में रही हैं। उन्होंने 22 साल वकील और 18 साल जज के तौर पर काम किया है। वो 31 अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। रिटायरमेंट के बाद मेरी जगह किसी खातून जज को मुकर्रर करें। सुप्रीम कोर्ट की 8वीं खातून जज जस्टिस हिमा कोहली ने ये बात चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से अपनी फेयरवेल सेरेमनी के दौरान कही। इस मौके पर बात करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस कोहली न सिर्फ एक खातून जज हैं बल्कि वो ख्वातीन के हुकूक के मजबूत मुहाफिज भी रही हैं। जस्टिस कोहली की तारीफ करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस कोहली के साथ बैठना बहुत खुशी की बात है। हमने बहुत संजीदा ख्यालात पर बात की है और तबादला ख्याल किया है। कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने मेरा साथ दिया। जस्टिस हिमा कोहली की अलविदाई तकरीब में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त की कि ख्वातीन को अदलिया में मुनासिब मकाम दिया जाए। उन्होंने चंद्रचूड़ से कहा कि कानूनी इदारों में बड़े मुकदमात लड़ने के बाद भी ख्वातीन वकीलों को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी बासलाहियत ख्वातीन को हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए। अगर ख्वातीन वजीर आजम और सदर हिंद बन सकती हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज भी बन सकती हैं। वाराणसी के आईआईटी बेचयू में बीटेक तलबा से गैंगरेप के 2 मुलजिम 7 महीने बाद रिहा हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुलजिम कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत दी। तीसरे मुलजिम सक्षम पटेल की जमानत की अर्जी अदालत ने कबूल नहीं की है। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल केस में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने तीनों मुलजमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी दरख्वास्त जमानत मुसलसल मुस्तरद की जा रही थी। कुणाल को 24 अगस्त को रिहा किया गया था, जबकि आनंद को 29 अगस्त को रिहा किया गया। पड़ोसियों के मुताबिक जब आनंद 29 अगस्त को नागवा कॉलोनी में अपने घर पहुंचा तो उनका इस्तकबाल किया गया। उनको फूलों के हार पहनाए गए। कुणाल और आनंद के घर साथ साथ हैं। गैंगरेप के तीनों मुलजमीन बीजेपी आईटी सेल से वाबस्ता हैं। वो हुकूमती वज़रा और एमएलए समेत बड़े लीडरों से राब्ते में हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि तीनों पेशावर मुजरिम हैं और उन्हें आवाम के दरमियान जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुलजिम कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत दे दी। अदालत ने तीसरे मुलजिम सक्षम पटेल की जमानत कबूल नहीं की है और उसकी दरख्वास्त जमानत पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक अर्जी दायर की गई है। इसमें प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा किया गया है। पेटिशनर एडवोकेट यतिन शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी अपने देविया दंत मंजन में समंद्रा फैन यानी कि कटल फिश नामी नॉन वेजिटेरियन मादा इस्तेमाल कर रही है। दरख्वास्त गुजार यतिन ने दावा किया है कि योगा गुरु रामदेव ने खुद एक वीडियो में एतराफ़ किया है कि उनकी मसनूआत में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता रही है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी कहा कि नॉन वेजिटेरियन अज्जा के इस्तेमाल के बावजूद प्रोडक्ट को सब्ज निशान यानी कि वेजिटेरियन वाला निशान दिया गया है। इस पर अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरवला ने मरकजी हुकूमत और पतंजलि की दिव्या फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है जो इस प्रोडक्ट को तैयार करती है। केस की अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। साथ ही बताते चलें कि उत्तराखंड हुकूमत ने 17 मई के अपने हुक्म को रोक दिया है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए थे। एक आला सतही कमेटी की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हुकूमत ने अपने हुक्म को रोक दिया है। कंगना रनौत की आने वाली मूवी इमरजेंसी पर रोक लग गई है। सीबीएफसी ने इस मूवी को क्लियर कर दिया था लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले तो ये कि एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी एमपी और अदाकारा कंगना रनौत ने कहा था कि पंजाब में किसानों की तहरीक के नाम पर शरपसंद अनासर तशद्दुद फैला रहे हैं। वहाँ असमत दरी और कत्ल हो रहे थे। किसान बिल वापस ले लिया गया वरना इन शरपसंदों की बहुत तवील मनसूबाबंदी थी। वो मुल्क में कुछ भी कर सकते थे। जिसके बाद पंजाब में उनके खिलाफ गुस्सा फैल गया। फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही तनाज़ात में घिर गई।
दूसरी जानिब सिख बिरादरी के लोगों का इल्जाम है कि फिल्म में उनकी बिरादरी के लोगों की तस्वीर को गलत तरीके से दिखाया गया है। रुकन पार्लियामेंट जबलपुर सिख संगत ने जुमे को जबलपुर में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें फिल्म पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की तहरीक के दौरान कंगना के रेप के बयान की मजम्मत की। उनका कहना था कि ऐसे शख्स को पार्लियामेंट में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। अब कंगना ने खुद अपनी फिल्म पर पाबंदी के बारे में बात करते हुए एक पोस्ट में कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जान से मारने की धमकियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। हम पर दबाव है कि इंदिरा गांधी का कत्ल ना दिखाएं, भिंडरावाले को ना दिखाएं, पंजाब दंगों को ना दिखाएं, फिर मुझे नहीं पता कि हम क्या दिखाएं। पता नहीं क्या हुआ है कि फिल्म अचानक ब्लैकआउट हो गई है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुल्क के हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुल्क भर की कई रियासतों में मानसून का सिलसिला जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात और हिमाचल में नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात के कच्छ में तूफान आने के इम्कानात थे, जो फिलहाल टल गए हैं। बताते चलें कि गुजरात में गुज़श्ता 7 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में मानसून के मौसम में 882 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यह औसत बारिश से 50% ज्यादा है। कम मुद्दत में ज्यादा बारिश की वजह से कई अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं जुमे को गुजरात के कच्छ में तूफान आसना आने का इम्कान था, लेकिन बहरे अरब में तूफान ओमान की तरफ बढ़ गया। हालांकि 4-5 दिनों में खलीज बंगाल से बनने वाला कम दबाव का इलाका गुजरात तक पहुंचने तक तूफान में तब्दील हो सकता है। दूसरी तरफ पहाड़ों में बारिश की वजह से यूपी की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कानपुर में गंगा के पानी की सतह खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि बलिया में ये 2 मीटर ऊपर पहुंच गई है। बलिया में नदी से मुल्हक़े इलाके ज़ेरे आब हो गए हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। 30 अगस्त को सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 40 सड़कें बंद रहीं। मानसून के मौसम में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात की वजह से रियासत में 270 अफराद हलाक हो चुके हैं और बारिश से होने वाली तबाही से 126 करोड़ रुपए का नुकसान भी सरकार को हुआ है। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के मोलग्राजपुरम इलाके में शदीद बारिश की वजह से एक मकान मुंदहिम हो गया। हालांकि यहां कई सारी लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आए। रेस्क्यू टीम के एक एहलकार ने बताया कि पहाड़ से एक चट्टान मकान पर गिरी, जिसमें एक 24 साल खातून की मौत हो गई। 2 ख्वातीन जख्मी हैं। खानदान के 2 दीगर अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। मानसून इस वक्त राजस्थान में ठंडा है, लेकिन ये 2 सितंबर से दोबारा सरगर्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन तक बारिश की सरगर्मियों में कमी आएगी, जिसके बाद 2 से 3 सितंबर को उदयपुर, कोटा और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में बारिश की सरगर्मियां फिर से शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।